हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो? सब सुख शांति कुशल मंगल से हो। आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण में मूल्यांकन सुगोपल्ली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ठोक देना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन चारों कौशलों में से लिखने का होता है। इसका कौशल का होता है। मौखिक में सुनने बोलने का होता है, बाकी लिखित में लिखने का ही होता है। मापन प्रक्रिया में जहां वस्तु को आंशिक रूप संकेत प्रदान किया जाता है, वही मूल्यांकन के गुणों के आधार पर इस सत्य का निर्माण किया जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। अतः हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु का उसके गुण दोषों के संबंध में अवलोकन करते हैं तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। परिभाषा है रेमर्स एवं गेज के अनुसार अंदर व्यक्ति या समाज। इसको इतना ही याद रखना है, बाकी परिभाषा पढ़ लो रेमर्स गेज के अनुसार। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं। क्लास मेयर और गुडविन की। इनमें महत्वपूर्ण जो लाइन याद रखनी है, मापदंड स्वीकार्य हैं। कोठारी कमीशन के रूप में देखें, अनवरत प्रक्रिया है। तो ऐसे हम परीक्षा की दृष्टि से याद रख के हम इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। विशेषता की बात करें, वस्तुनिष्ठ वह परीक्षा जिसमें एक ही उत्तर हो, जिसमें कोई पक्षपात ना कर सके, किसी की टीचर की जो समय है, रुचि है, पसंद है, भावना का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो होता है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी। विश्वसनीयता ये क्या होती है? अब हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्राप्त फलांक हुआ है, विद्यार्थी अगर बार बार एक बालक किसी परीक्षण को बार बार दे तब भी उसके प्राप्तांकों में अधिक अंतर न आए, वह परीक्षा या परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। रिलायबिलिटी। इसके बाद है वैधता। वैधता जैसे हम ये कह सकते हैं कि 6ठी क्लास का पेपर है और साथी वालों को दे दें तो ये वैध नहीं होगा। जिसमें सार्थक वाली बात होती है कितने शुद्ध है, व्यक्ति की योग्यता का मापन होता है और कौशल की जांच करें, न कि विद्यार्थी के ज्ञान की। अब कोई विद्यार्थी कविता का रटाया अर्थ लिख देता है तो वो उसकी योग्यता की परीक्षा नहीं मानी जा सकती, तो ये वैधता होती है। विभेदकारी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटिव, यानी कि इसमें हम भेद कर सकें कि सामान्य बालक होते हैं वो भी अच्छे नंबर ला सकें और तीव्र बालक हैं वो भी बढ़िया नंबर ला सकें, पिछड़े बालक हैं उन सभी का। ऐसा नहीं हो कि होशियार ये समझे कि मेरे को सब कुछ आता है, कमज़ोर ये ना समझे कि मुझे कुछ नहीं आता। तो कुछ चुनौतियाँ होनी चाहिए होशियार बच्चों के लिए और कुछ क्या कह सकते हैं उसको, सरलता होनी चाहिए इसके अंदर। प्राथमिकता के अंदर और प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें और जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ये जो सरलता का स्तर है 20-20% रखा जाता है, कठिनता और सरलता का स्तर। प्राथमिक में ये 15-15% होता है और माध्यमिक स्तर पर ये 20-20% होता है। अगर बात हम व्यापकता की करें तो व्यापकता टीचर के लिए होती है कि टीचर कितना अच्छा प्रश्न पेपर बनाता है, जिसमें उस कितना विषय वस्तु को समेट सकता है, ये उसकी विशेषता के बारे में बता सकता है। पता लगता है कि टीचर कितना कुशाग्र बुद्धि वाला है। व्यवहारिक तथा उपयोगिता में अगर हम बात करें तो इस परीक्षा का संचालन अच्छे से हो सके, प्रशासन अंकन सरलता से किया जाए, बालक को किसी प्रकार की झिझक या नहीं होनी चाहिए, छात्र प्रश्न को आराम से समझ सके, उत्तर दे सके, अंक प्रदान करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और जांचने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन में सुगमता की बात करें, स्कोरिंग इजी स्कोरिंग हो सके, उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ज़्यादा हाथों हाथ उत्तर कुंजी का मिलाई
और उसका आंसर दिया। अधिक समय नहीं लगता है मूल्यांकन में। परीक्षण लेने में सरलता की बात अगर करें तो परीक्षा से संबंधित जो नियम है, दिशा निर्देश आदि सीधे साधे होना चाहिए, सबको समझ में आ जाए, आसानी से समझ कर प्रयोग में लाया जा सके। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम क्यों मूल्यांकन करें? परीक्षाएं क्यों होती है? क्योंकि मूल्यांकन जब तक नहीं होता है तो भाषा के उद्देश्यों की संप्राप्ति के स्तर की जांच नहीं की जा सकती। अपेक्षित कितना परिवर्तन हुआ है उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मूल्यांकन शिक्षण विधि भी है, इसलिए मूल्यांकन जरूरी है। जो कमियां रहेगी उसको दूर करने में काम आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन द्वारा ही छात्र को व्यक्तित्व, अभिरुचि, अभिवृत्तियों आदि निर्देशन के बारे में पता चलता है, आधार बनता है कि ठीक है भी ये हम इस बालक ने यहाँ तक अचीवमेंट किया है। अगर उद्देश्य की बात करें तो वर्गीकरण, उद्देश्य में वर्गीकरण होता है, चयन होता है, निदान होता है। अब वर्गीकरण क्या होता है? 20% कठिन प्रश्न दे दिए और 60% सामान्य और 20% सरल। ये आपके माध्यमिक शिक्षा के लिए हो सकते हैं। प्राथमिक जो विद्यालय है वहाँ ये जो कठिन प्रश्न 15% होता है और सरल 15 और सामान्य 70% होता है। चयन की अगर हम बात करें तो चयन, अगर मान लो कि आप किसी का चयन कर रहे हो या किसी को छात्रवृत्ति देने की विचार है, तो आप अगर उन छात्रों में से होशियार बच्चों को छांटना चाहते हो तो आपके सामने एक सीधी सी बात आ जाएगी, इसका मूल्यांकन देखिए, मार्कशीट देखो, अच्छे नंबर जिनके आए हुए हैं उनको दे दीजिए। तो ये हो जाता है उसका चयन। अच्छा, तो अब हम चलते हैं निदान पर। निदान क्या है? ये तीसरा मूल्यांकन का विशेष उद्देश्य है। कमजोरी को जानना और जानी हुई कमजोरी जो हमने जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करना। बच्चे के जो समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। अब शिक्षण का जो कार्य हमने करवाया है उसका मूल्यांकन का महत्व क्या है? महत्व की बात करें तो उपलब्धि स्तर में सुधार लाने की दिशा में ये महत्व है, और सभी कौशल में निपुण हुआ कि नहीं हुआ इसकी जांच हमें मिलती है, जानकारी मिलती है, इसलिए इसका महत्व है। और पाठ्य सहायगामी क्रियाओं में कितना भाग लिया है, कितना भाग, और इसको कौन सी गतिविधि में भाग देना है, इस बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसका महत्व है। और निदानात्मक परीक्षणों की कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर करने में सहायता मिलती है, अतः इसका मूल्यांकन का महत्व है। और मूल्यांकन में जो प्राप्तांक छात्र, अभिभावकों, प्रबंधक और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सार्थक और स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं कि बच्चा यहाँ तक जा रहा है, ये अचीवमेंट की है और ये अचीवमेंट इसको देनी है। तो ये छात्र के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और आस पड़ोसियों के लिए भी ये एक संकेत मिलता है कि ठीक है भी ये बच्चा इस हिसाब से पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है। वो एक उनका दर्पण होता है। इसलिए प्रमाण पत्र देने अथवा प्रवेश के लिए चयन, इन समय इन प्राप्तों का विशेष महत्व होता है। बच्चे का आईना दिख जाता है भी बच्चा ठीक है, ऐसा अचीवमेंट प्राप्त करता है। मूल्यांकन की विधियों की बात करें, हम 4 कौशल है सुबोपल्ली। इन कौशलों में किस प्रकार की विधियाँ लगेगी उसके बारे में बात करते हैं कि सुनना और बोलना ये मौखिक से संबंधित है। मौखिक परीक्षा में हम क्या करते हैं, टीचर प्रश्न पूछता है और हम उत्तर देते हैं, तो सुनना और बोलना हो गया। लिखित परीक्षा में क्या करते हैं कि लिखित परीक्षा में हम उस प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं, फिर उसका उत्तर लिखते हैं। तो ये जो पढ़ना और लिखना कौशल है ये लिखित परीक्षा से संबंधित है। मौखिक परीक्षा की अगर हम बात करें, इसके उपकरणों की बात करें, तो मौखिक परीक्षा में हम वार्तालाप के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, भाषण के माध्यम से और शेष स्वर के माध्यम से उन बच्चे का मौखिक परीक्षा ले सकते हैं। लिखित की बात करें, प्रतिलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख और लिखित प्रश्न पत्र। अब प्रतिलेख क्या होता है? प्रतिलेख वह होता है कि छोटी कक्षाएं वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें बच्चों को जानकारी दी जाती है, वो इसके आगे बताएंगे। अभी मौखिक परीक्षा का पैटर्न चल रहा है। मौखिक परीक्षा में भाषाई कौशलों को सुनना, बोलना, स्वर की जांच करना ये आता है। वार्तालाप के माध्यम से मौखिक परीक्षा ली जा सकती है। ये वार्तालाप 2 प्रकार के होते हैं, टीचर और परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच में, छात्र और अध्यापक के बीच में, है ना।
और परीक्षार्थी और आपस में, जब परीक्षार्थी आपस में बातें करते हैं या इस संबंध में जानकारी अर्जित करते हैं, मौखिक परीक्षा कही जा सकती है। ये वार्तालाप हुआ। और इसके बाद में प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर में भी प्रश्न सूचना वाला है, एक विचार वाला है, एक भावनात्मक है। ऐसे प्रश्नोत्तर हम दे करके बच्चे के मौखिक ज्ञान का अवलोकन करते हैं। भाषण के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। भाषण के लिए, इस मौखिक युक्ति के लिए हम क्या करते हैं, 3 विषय दे सकते हैं बच्चे को और 10 मिनट पहले उसको बता सकते हैं कि ठीक है, आपको ये विषय दिए गए हैं, इस विषय में से आपको कोई लेकर बोलना होगा, छोटा सा आंसू भाषण जिसको कह सकते हैं। तो बच्चा 10 मिनट पूर्व उस जानकारी मिलेगी, 3 विषय दिए जाएंगे उसको और वो भाषण बोल के मौखिक परीक्षा का, अपनी मौखिक परीक्षा दे सकता है। सुनकर भाषागत त्रुटियों का निर्धारण हो जाता है। मौखिक परीक्षा की कमियों की बात करें तो इसमें व्यक्ति निष्ठता की संभावना रहती है, यानी कि टीचर भेदभाव कर सकता है, बाकी करते नहीं है, बाकी संभावना रहती है। जो तर्क है वो गलत नहीं हो सकता, तर्क तो अपनी जगह सही होता है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है कि व्यक्ति जो ले रहा है उसका पेपर, उसका प्रभाव उसकी परीक्षा पर पड़ सकता है। सहस्वर पठन है, यह भी लिखित का ही है। इसमें सहस्वर पठन होता है, एक अनुच्छेद दे दिया जाता है कि आप इसको पढ़िए और इसका अर्थ कैसे वो ग्रहण करता है और टीचर इसका ध्यान रखता है कि ठीक है, इसने यहाँ तक अच्छा बताया है। उद्देश्य, ये मौखिक परीक्षा के सहस्वर पठन की जो योग्यता है उसके 2 पक्ष है। पहला यांत्रिक और दूसरा मानसिक है। किस प्रकार से बलाघात का प्रयोग किया है कि नहीं, अनुतान है, गति है, मुद्रा है, हाव भाव है, वो कैसे रहे, इसकी जानकारी रखता है टीचर। परीक्षण सामग्री की बात करें अगर हम, तो एक अनुच्छेद होता है, उसके अंदर पहले बताया था अनुच्छेद होता है और उसमें 5-10 मिनट का समय दिया जाना चाहिए सहस्वर करने के लिए, और उसको पढ़ता है टीचर, उसका ध्यान रखता है भी ठीक है, ये चीज़ें इसने पढ़ी है और ये यहाँ गलतियाँ की है, ये बहुत बढ़िया पढ़ा है। अब हम बात करें लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा जो है उसमें तत्व, विषय वस्तु और साहित्य के विविध रूपों की जांच होती है। अर्थग्रहण व लिखकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता मूल्यांकन के लिए भी ये विधि सर्वोत्तम है। अब आता है हमारा, हम पीछे बात करते हैं प्रतिलेख की। प्रतिलेख क्या होता है? प्रतिलेख प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। इसमें क्या है, नकल करना भी इसको कहते हैं। प्राथमिक कक्षा में उपयोगी है ये। इसमें जो अक्षर दिए जाते हैं देखा देख लिखना होता है, टीचर लिख देता है श्याम पट पर और उसके देख करके वो बच्चे लिखते हैं कि कितना सुडौल हुआ है, आकार है, आकृति है, पद, जो पद चिन्ह है, लिपि चिन्ह है, आकार है, फासला कितना रखा है वाक्य और शब्दों के बीच में, वर्णों को किस प्रकार लिख रहा है, ये सब इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अब है अनुलेख, पीछे पीछे लिखना। टीचर श्याम पट पर लिख देता है और उसको वो बच्चे फिर कॉपी में उतारते हैं। और इसमें जो जांच की जाती है वो गति की जांच की जाती है, शुद्धता की जांच की जाती है कि टीचर जिस हिसाब से लिख रहा है बच्चा उस हिसाब से लिख पा रहा है कि नहीं। उद्देश्य पूर्वक सुनी हुई सामग्री को गतिपूर्वक शुद्ध लिखने की योग्यता का परीक्षण इसमें किया जाता है। अब है लिखित प्रश्न पत्र, जो हमें पेपर मिलता है उस पेपर की बात कर रहे हैं। ये सुविधाजनक और सर्वाधिक प्रचलित साधन है एक, जो हम परीक्षा होती ही है, इसमें बच्चे पढ़ने और लिखने की परीक्षा हो पाती है, सुनने बोलने की नहीं होती, ये सभी जानते हैं। प्रश्न पत्र की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, विषय वस्तु जो है वो कितने % होने चाहिए, विषय वस्तु में तथ्य और घटना आती है, सिद्धांतिक तथा अवधारणा 30% की होती है, भाषा और व्याकरण इसमें आती है, सार लेखन विश्लेषण 20% का होता है, समीक्षा और विवेचना की कर सकते हैं उसमें, सर्जनात्मक लेखन उसमें 20% का होता है, बच्चा मौलिकता उसमें दर्शा सकता है, कुछ अपनी ओर से भी लिख सकते हैं। ये अनुमान है। प्रश्न पत्र बनाते समय ये ध्यान भी रखना चाहिए अपने को, विषय वस्तु और शिक्षक के जो उद्देश्य हैं उस परस्पर तालमेल बैठना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित विभिन्न योग्यता का अनुपात होता है इसके अंदर, ज्ञान कितना है, बोध कितना है, प्रयोग कितना है, कौशल कितने हैं। कई बार कौशल को चौथा मान लेते हैं, बाकी ये स्वीकार्य नहीं है। माध्यमिक कक्षाओं की बात अगर करें
समीक्षा पर, अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। और प्राथमिक स्तर की बात करें तो भाषाई कौशलों पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए तो मैंने पहले बताया था कि प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनके लिए वेटेज अलग है और माध्यमिक शिक्षाओं के लिए, माध्यमिक जो क्लासेज है उनके लिए वेटेज अलग रखा हुआ आगे हम देखेंगे। 15-20% इसमें स्मरणात्मक पर्सन होने चाहिए, जो हम रिकॉल कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, बोधगम्य, जिनको हम समझ सकते हैं, जिनको हम समझा सकते हैं, ऐसे पर्सन जो हमें समझने चाहिए, वो 60-70% होते हैं। सृजनात्मकता लेखन के 15-20% होना चाहिए, ये देख लीजिए। ज्ञान इसमें 40% है। और पठित अर्थग्रहण, पढ़ करके अर्थग्रहण करना, पैसेज वाले 10% है। लिखित अभिव्यक्ति, लिख करके अभिव्यक्ति करना, लिखना, इसमें होता है आपके 50%। ये अनुपात होता है अंकों का। 100 का है तो 40-10-50 का। प्रश्नों का स्वरूप और उनका अनुपातिक, इस बारे में निबंधात्मक कितने दें, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ, ये तीनों प्रकार के किस प्रकार के बने, कठिनाई स्तर भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि 15% इसमें प्रतिशत कठिन और 70% सामान्य और 15% सरल हो सकते हैं, ये किन के लिए हैं? ये माध्यमिक शिक्षाओं के लिए होता है। माध्यमिक शिक्षाओं में इसको हम जो प्रश्न पत्र बनाते हैं, तालिका बनाते हैं प्रश्न की, उसको हम ब्लू प्रिंट कहते हैं, रूपरेखा वो। और अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो ये देख लीजिए, तो निबंध प्राथमिक स्तर पर 30% होना चाहिए और माध्यमिक प्राथमिक स्तर पर 30% और माध्यमिक स्तर पर 50%। लघुत्तरात्मक बात करें तो 60% प्राथमिक स्तर पर, 30% उच्च प्राथमिक स्तर पर। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो कठिन होते हैं थोड़े, इसलिए प्राथमिक में कम कर दिए गए हैं और उच्च माध्यमिक में 20 कर दिए, इधर 10 है। ध्यान देने योग्य कुछ बात होती है भी, किस प्रकार अंकों का विभाजन हो पा रहा है कि नहीं, सुस्पष्ट है, शुद्ध है, ये सभी जानकारी आवश्यक होती है। प्रश्न निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। इसमें विविधता, नवीनता होनी चाहिए प्रश्नों के अंदर, शुद्ध होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, बहु विकल्प वाले भी हों, अलग अलग खंड बना रहे तो और ही अच्छा है। तो ऐसा ना हो कि एक का उत्तर दूसरी जगह मिल जाए, ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्नों के प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रश्न के प्रकार आप जानते ही हो, 4 प्रकार के होते हैं। निबंधात्मक, बड़े प्रश्न, लघुत्तरात्मक, थोड़े छोटे, अति लघुत्तरात्मक और छोटे, वस्तुनिष्ठ सबसे छोटे, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में 2 प्रकार हो गए, किसी से लेख लिखवा लिया, सीधा ही 10 नंबर का लेख लिख दो। अब हम निश्चय पाठ्यक्रम आधार पर कुछ निबंधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे बीए के अंदर बड़े बड़े प्रश्न होते हैं ना, वैसे। इनके लाभ होते हैं कि अच्छी तरीके से अभिव्यक्ति बच्चा कर सकता है, तर्क दे सकता है और अपनी ओर से भी अनुमान लगा सकता है बच्चा, ये लाभ है इनके। लघुत्तरात्मक जो होते हैं ये 50 से लेकर के 100 शब्दों तक हो सकते हैं। इसके अंदर जो आकस्मिकता का तत्व कम होता है और इसमें क्या है कि अपनी जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति वो उतनी नहीं होती जितनी निबंधात्मक में होती है। सीमाएं हैं यही बात कि तर्क का पता लगाना, तर्क शक्ति का पता लगाना कठिन हो जाता है क्योंकि शब्द सीमा इसकी कम होती है। इसलिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वो होते हैं जो 15-20% होते हैं इसमें, जो मतलब आप ये कह सकते हो कि 15 या 20 शब्दों तक जो प्रश्न होते हैं उनका शब्द, इसमें बात करें तो कितनी लाइन हो जाएगी, 2-3 लाइन होती है। 2-3 लाइनों में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। 20 शब्द एक लाइन में औसतन 10 माने जाते हैं, 2 या 3 लाइन हो सकती है बड़े बड़े अक्षर लिखे तो। इसमें आकस्मिक जो चेंज फैक्टर है और व्यक्तिनिष्ठ जो सब्जेक्टिविटी होती है इसका बहुत कम होता है। उसमें तो कम होता है, ऊपर वाले में ये देखो आकस्मिकता तो कम और इसमें बहुत कम होता है। ये इसका विशेष ध्यान रखना है।
अब है वस्तुनिष्ठ, इसके अंदर सत्य है, असत्य है, हाँ ना, युगलीकरण हो गए, विकल्पी हुआ, मिलान चिन्ह वाले, ये होते हैं इसके वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव एबीसीडी वाले जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं। बहुविकल्पों में पहले 5 भी चला करते थे, परंतु आजकल 4 ही चलते हैं। सीमाएं हैं इनकी कुछ। बहुविकल्प प्रश्न पत्र बनाना कठिन है क्योंकि इसमें अधिक प्रश्न आते हैं, इसलिए कठिन है। और अशुद्ध विकल्प मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है, सारे एक जैसे से ही लगते हैं सबको। विद्यार्थियों की त्रुटियों को विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बहुविकल्प प्रश्नों द्वारा अभिव्यक्ति की अप्रत्यक्ष परीक्षा की जा सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा करना उपयुक्त नहीं है। नकल करना इसमें सरल होता है, सीधे ही बता देते हैं, ए बे सीधे पास पास बैठे हो तो बता सकते हैं। एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता की अगर बात करें तो उसमें प्रश्न जो है स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें चित्र बनाना है तो वर्णन करो, चित्र के बारे में दिया है तो सचित्र वर्णन करना है या बिना सीधा ही चित्र ही बनाना है, ये चीज़ें भी इसमें आ सकती है। और इसमें निबंधात्मक कितने प्रश्न हैं, अतिरिक्त लघुतरात्मक कितने प्रश्न होने चाहिए, परसेंटेज वेट जो बताए वो होना चाहिए। मतलब कि अच्छे प्रश्न पत्र के अंदर एक अच्छे प्रश्न पत्र की जो विशेषता होती है, मूल्यांकन की जो विशेषता होती है, जो वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, विभेदकारी है, ये सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए एक प्रश्न पत्र के अंदर। अब बात करें हम प्राप्तांकों का विश्लेषण क्या करेंगे, हम प्राप्तांकों को क्या करेंगे, हमारे क्या काम आएंगे, यही चीज़ें कि हम इससे ये पता चलता है कि सतत और व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बालक का कितना अर्जित किया है और बच्चे को कहाँ कमी रहेगी, पिछले साल इसने कितना अर्जित किया, औसतन मापदंड इसका बनाया जा सकता है। एक डायग्राम के रूप में बना सकते हैं कि इस खंड में इसने अच्छे अंक अर्जित किए हैं और पाठ्यक्रम हमने जो पढ़ाया है वो कितना कारगर सिद्ध हुआ है, पाठ्यचर्या में कुछ परिवर्तन करना चाहिए या पाठ्य पुस्तकों में कुछ परिवर्तन हो, उद्देश्य और विधियां जो टीचर ने लगाई है, पाठ्यचर्या में क्रियाएं जो की हैं उनका कितना मतलब बच्चा सीखा है वो चीज़ें, ये सब आंकलन इसके अंदर होता है। अतः कह सकते हैं कि प्राप्त अंकों का विश्लेषण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चे का दर्पण होता है बच्चे का। युक्तियों की बात करें हम तो परीक्षण, प्रक्षेपण, जांच पड़ताल, विश्लेषण, भाषाई कौशलों के मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा होती है। युक्तियाँ इनमें से कुछ जांच सूची होगी, जैसे निर्धारण होगी, निर्धारण मापनी होगी, उपाख्यानक आलेख हो गया, प्रश्नावली विधि होगी, साक्षात्कार हो गया, ये सभी इसके युक्तियां हैं प्रक्षेपण की। और ये प्रश्न उत्तर इसमें है, प्रश्न उत्तर को जूम करके रोक करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर दें भाई, इसमें आपका कुछ नहीं जाता और हमें मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी जिनके पास सामग्री तो बहुत है परंतु सामग्री में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये हमने बताने का प्रयास किया है कि इसमें जो अंडरलाइन चीज़ें हैं ना वो पढ़िए आपकी सफलता के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।